तो आगे की पढ़ाई हम शुरू करते हैं और पुरातात्विक स्रोत पढ़ते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सर्वाधिक विश्वसनीय स्रोत पुरातात्विक स्रोत हैं। पुरातात्विक का तात्पर्य अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन। अतीत के अवशेष मतलब अतीत में हमें जो कुछ भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उनके माध्यम से हमें इतिहास का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने साहित्य स्रोत को बौद्ध भागों में बांटा था, ब्राह्मण साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य, है ना, बौद्ध साहित्य, उसी प्रकार से पुरातात्विक स्रोतों को में भी हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत का पहला विभाजन है उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, और दूसरा आता है अभिलेख, है ना, गुहालेख। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई के दौरान, अगर कोई हमें खुदाई करते हैं कई जगह पर, उसके दौरान हमें कोई पुरानी वस्तु मिलती है तो उस आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि ये वस्तु कितनी साल पुरानी है, कितना क्या है इसमें, ठीक है। तो पाषाणकालीन मानव, पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में जानकारी के लिए उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष मुख्य स्रोत हैं। पाषाणकालीन आपको पता होना चाहिए, आपने 11 में पढ़ा हो। पाषाणकालीन सभ्यता है, सबसे पहले पाषाण युग स्टार्ट होता है, उसमें हमने 3 भाग बांटे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण। मतलब मानव जीवन की उत्पत्ति जिस काल में स्टार्ट होती है वो पाषाण काल है। उत्खनन से पुरातत्व अवशेष मुख्य स्रोत है। प्राप्त उसके समय में वहां पे खुदाई में हमें जो औजार प्राप्त होते हैं, पत्थरों के औजार जो प्राप्त होते हैं। मृदभांड, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के जो बर्तन हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें भारत पे मानव विकास की यात्रा कि मानव उस समय कैसे हथियार काम में लेता था। पहले मोटे गोल मोटल हथियार काम में लेता था, फिर तीखे औजारों को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, वो सब पत्थरों के। तो इस प्रकार मानव विकास यात्रा को समझने में हमें वो पुरातात्विक स्रोत बहुत मदद करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की जानकारी की प्रारंभ में पाषाण उपकरण प्राप्त हुए थे, तब मानव मृद भांडों का उपयोग करने लगा। मृद भांड मतलब वही मिट्टी के बर्तन, और सर्वाधिक मात्रा में इनके अवशेष भी मिले थे। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन भारत में 4 मृद भांड संस्कृतियां विद्यमान। क्वेश्चन पूछा जाता है आपके हिस्ट्री में कि 4 मृद भांड संस्कृतियां कौन कौन सी है, उनके बारे में बताइए। पहली है गेरुए रंग युक्त मृदबाण संस्कृति, दूसरी है काले व लाल मृदबाण संस्कृति, ब्लैक एंड रेड वेयर, तीसरी है चित्रित स्लेटी रंग की मृदबाण संस्कृति जिसे हम कहते हैं PGW, चौथी है उत्तरी काली चमकीले है ना, तो परंपरा, इसे नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश वेयर। ये सब 4 प्रकार की संस्कृति याद करनी होगी। गेरुए युक्त मृदबाण संस्कृति, काले व लाल मृदबाण संस्कृति, चित्रित स्लेटी रंग की मृदबाण संस्कृति और उत्तरी काली चमकीली संस्कृति। उत्खनन में हमें बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें प्राप्त हुई है, नालियां प्राप्त हुई है, भवन, तांबे और अन्य सामग्रियां प्राप्त हुई है, औजार, बर्तन, आभूषण। इन सब के आधार पर हम बता सकते हैं कि वो किस प्रकार के औजार काम में लेते थे, किस प्रकार के भवनों में रहते थे, किस प्रकार के आभूषण करते थे, कौन से बर्तन वो यूज लेते थे। अब आता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है लिखा हुआ। अब अभिलेख का मतलब लिखा हुआ, कहीं पर भी लिखा हुआ। अगर वो किसी शिला के ऊपर लिखा हुआ है तो वो शिलालेख बन गया, अगर वो किसी स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है तो वो स्तंभ लेख बन गया, अगर वो किसी गुहा पे लिखा हुआ है तो गुहा लेख में बन गया, अगर वो किसी मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है तो वो मूर्ति लेख बन गया, अगर वो किसी तांबे के कलश के ऊपर लिखा हुआ है तो वो कलश लेख बन गया। तो अभिलेख का मतलब सीधा सिंपल जो कुछ कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। तो तृतीय युग और समसामयिक मतलब उस समय के होने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से इनका अपना महत्व है। शासन विशेष के तिथियों, तो शासन विशेष के तिथियों उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय कौन राजा था, उसने क्या क्या उपलब्धियां थी। इससे संबंधित शासक व व्यक्तियों के नाम भी प्राप्त होते हैं, वंश भी प्राप्त होता है, तिथि भी प्राप्त होती है, कार्य और उस समय की घटनाएं आदि का उल्लेख मिलता है। जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, क्वेश्चन बनता है हाथी गुम्फा अभिलेख किस राजा का है, खारवेल का। गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सातवाहन वंश के राजा थे, गौतमी पुत्र, गौतमी
क्योंकि अपनी माँ का नाम पहले लगाते हैं सातवाहन वंश के लोग। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी का नासिक अभिलेख, क्वेश्चन बन जाता है नासिक अभिलेख का संबंध किससे है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे, ऐसे। ठीक है, फिर आता है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अभिलेख आते हैं अशोक के। अशोक के अभिलेख, लिपि हमें मिली है खरोष्टी और ब्राह्मी। लिपि का मतलब होता है लिखने की शैली। खरोष्टी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी दाएं से बाएं लिखते हैं। जैसे उर्दू मान ले, उर्दू बाएं से दाएं लिखी जाती है और ब्राह्मी दाएं से, सॉरी उर्दू जो है, और अशोक के अभिलेखों में हम देखें तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, 3 प्रकार के अभिलेख। मैंने अभी आपको बताया था अभिलेख का मतलब लिखा हुआ, मतलब शिला के ऊपर लिखा हुआ है तो शिलालेख, स्तंभ के ऊपर लिखा हुआ है तो स्तंभ लेख, गुहा यानी गुफा में लिखा हुआ है तो गुफा लेख। कुछ और अभिलेख है अलग अलग राजाओं के, जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ लेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, और कुछ कुछ ताम्र लेख भी मिले। ताम्र लेख का मतलब तांबे के पत्ते के ऊपर लिखे हुए, जैसे प्रभावती गुप्ता का पूना ताम्र लेख, जिससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ गुहा लेख है, जैसे अशोक के बराबर गुहा लेख, मतलब बराबर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर गुहा लेख। दशरथ जो अशोक का पुत्र था तो उसके भी नागार्जुन गुहा लेख, और सातवाहनों के नासिक व नाना घाट अभिलेख हमें गुहा लेख के बारे में जानकारी और उस समय के राजा या उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हैं। कई मूर्तियों के भी शीर्ष या अधोभाग में, मैंने अभी आपको बताया था मूर्तियों के शीर्ष में भी या अधोभाग या नीचे में शासकों के लेख लिखाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है। मूर्तियों के ऊपर लेख लिखे होने के कारण इसे मूर्ति लेख कहते हैं। तो एक आ गया हमारा उत्खनन से प्राप्त स्रोत, दूसरा आ गया अभिलेख, तीसरे आते हैं सिक्के व मुद्राएं। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास की जानकारी में सिक्के, मुद्राओं और मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान। सिक्के आप जानते हैं, मुद्रा भी आप जानेंगे। मोहर आने के स्टैम्प कि कहीं पर आने जाने के लिए स्टैम्प लगाई जाती है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। हर एक राज्य की अपनी अपनी मोहरें होती थी। तो सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? सिक्कों से हमें राजा का नाम पता चलता है, उनके चित्र पता चलते हैं, उनकी वंश परंपरा, धर्म और गौरवपूर्ण कार्यों का उल्लेख मिलता है। राज्य विस्तार, मतलब जहां जहां तक वो सिक्के मिलेंगे इसका मतलब उसका विस्तार वहां वहां तक होगा। धार्मिक विश्वास, विदेशी व्यापार, तिथि क्रम निर्धारण होता है, कला पर प्रकाश पड़ता था, नवीन तथ्यों का उद्घाटन होता था, और शासक की रुचि कि शासक कैसा है इसकी रुचि का पता चलता था। सबसे पहले प्राप्त सिक्के चांदी और तांबे के थे। इन पर केवल चित्र हैं, इसलिए इन्हें पंच मार्क या आहत, पंच शब्द इंग्लिश का है, मार्क यानी आहत सिक्के, मतलब जो बलपूर्वक बनाए जाते, दबाव कर दिया और जो डायग्राम बन गया वो आहत सिक्के। सिक्कों पर राजा का नाम, राज चिन्ह, धर्म चिन्ह और तिथि अंकित होती है। गुप्त काल में प्रचलित मुद्राओं के प्रकार कौन कौन से मुद्राएं थी, जैसे स्वर्ण और रजत मुद्राएं। कुषाण काल के समय जो मुद्राएं थी वो स्वर्ण और तांबे के सिक्के थे, ठीक है। और यूनानी राजाओं के समय लेख युग, मतलब सबसे पहले लेख युग मुद्राएं जो चलाई वो यूनानी शासकों ने चलाई थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि प्रमुख गुप्तकालीन सिक्के कौन कौन से थे, तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वीणा वादक या वाग निहंता युक्त सिक्के किसके थे, तो समुद्रगुप्त का। इससे हमें उसके संगीत के प्रति रुचि और शौर्य के प्रदर्शित करने का उल्लेख मिलता है। तो वीणा वादक और वाग निहंता युक्त सिक्के किसके थे, समुद्रगुप्त के। दूसरा होता है कार्तिकेयन सिक्के, ये किसके हैं, कैसे कार्तिकेयन, कैसे कुमार गुप्त। तो कुमार गुप्त के शिव अनुयायी, मतलब शिव की भक्ति के अनुयायी होने का हमें प्रमाण देते हैं। फिर आता है अश्व व यूप चिन्ह युक्त। अश्व व यूप चिन्ह होते हैं जहाँ यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं, वहां पे ऊंचे ऊंचे पोल लगाए जाते हैं, उनको यूप कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्व व यूप के चिन्ह है। वह अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है, मतलब उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया होगा। अश्वमेध ना कि मेघ, तो अश्वमेध का मतलब बता दूं जिस युद्ध में घोड़े की बलि दी जाती थी। इससे समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ जाने का जानकारी प्राप्त होती है।
बयाना भरतपुर राजस्थान और जोगल थम्बी नासिक में सिक्कों के ढेर हमें मिले हैं अभी वर्तमान में। जोगल थम्बी के सिक्कों में शक शातवाहन संघर्ष मतलब शकों की और सातवाहनों के संघर्ष की जानकारी हमें प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र ने शकों के सिक्कों पर अपना नामांकन कराकर सिक्के जारी किए थे। ठीक है। मोहरों पर राजा, सामान, पदाधिकरण, व्यापारी या व्यक्ति विशेष के हस्ताक्षर या नाम होते हैं। बसाठ प्राचीन वैशाली से करीबन 274 मिट्टी के हमें मोहरें प्राप्त हुई है। अब चौथा पॉइंट आ जाता है स्मारक व भवन। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत भूमि पर एवं भूगर्भ स्थित सभी मतलब भूमि के अंदर और भूमि के ऊपर हमें जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, कोई भवन पुराने भवन प्राप्त हुए हैं, कोई स्तूप प्राप्त हुए हैं, कोई चैत्य प्राप्त हुए हैं, कोई विहार प्राप्त हुए हैं, कोई मठ प्राप्त हुए हैं, कोई मंदिर प्राप्त हुए हैं, कोई राजप्रसाद प्राप्त हुए हैं, कोई दुर्ग भवन सम्मिलित है। इससे उस समय की कला और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अब उसी प्रकार से देवगढ़ का भीतरी गांव मंदिर जो है वो गुप्त कालीन धार्मिक और सांस्कृतिक जानकारी हमें देता है। उस समय ईंटों के बनाए जाते थे मंदिर। ये देवगढ़ का भीतरी गांव का मंदिर जो है कंबोडिया का अंकोर वाट के स्मरण पूछा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। जावा के बोरमंदूर मंदिर पूछा जाएगा, बोरमंदूर मंदिर कहाँ है? भारत के अन्य देशों के औपनिवेशिक और सामाजिक जीवन विस्तार मतलब भारत के अन्य देशों पर अधिकार के बारे में हमें बताते हैं। अब पांचवा है पुरातात्विक स्रोतों में मूर्तियां, शैल चित्र और अन्य कलाकृतियां। मूर्तियां उत्खनन से हमें अनेक स्थानों से विभिन्न मूर्तियां, टेराकोटा की कलाकृतियां प्राप्त हुई। टेराकोटा यानी कि मिट्टी की मूर्तियां जो तत्कालीन समय की आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी बताती है। प्रागैतिहासिक काल में अनेक शैलाश्रय मतलब जहाँ पहले जो मनुष्य था वो गुफाओं किसी नदी के किनारे कंदराओं में रहता था, तो वहां पर उसने अपने शैलाश्रय गुफाओं में प्रारंभिक मानव जीवन स्थान जो होता था उसमें अपने चित्र आदि बनाते थे। तो उस समय के मानव द्वारा चित्रांकन किया गया जिसे शैल चित्र कहते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मतलब राजस्थान के चंबल नदी के किनारे हमें बहुत सारे शैलाश्रय प्राप्त हुए। उत्तरी राजस्थान, शेखावटी क्षेत्र, मध्य प्रदेश का भीमबेटका वेरी इंपोर्टेंट जहां से हमें बहुत अच्छे शैलाश्रय प्राप्त हुए एवं पंचमढ़ी भी ऐसे शैलाश्रय मिले हैं।